नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पाठशाला टॉक्स पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग देखेंगे जो ये अपना यूनियन बजट है उसको हम लोग आज अच्छे से इसको करते हैं, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर बजट के प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो जैसे अभी वर्तमान से यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, या बिहार में एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, या दरोगा है, या किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिएगा कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को हमेशा मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले बजट जो अपना है वो सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 को आज़ादी से पहले जेम्स विलियम्स द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। ठीक? उसके बाद 26 नवंबर 1947 में जेम्स आरसम षणमुखम चेट्टी द्वारा स्वतंत्रता के बाद उनके द्वारा 26 नवंबर 1947 को बजट को प्रस्तुत किया गया था। देखिए जो बजट है ना, हमारे बजट को अगर ऐसा देखा जाए तो बजट की चर्चा हमारे संविधान में कहीं ऐसा किया नहीं गया है कि बजट मतलब क्या होता है। ऐसे अगर बजट को अगर देखा जाता है तो बजट जो होता है ना वो आने वाले समय जैसे 2025-26 है, तो 25-26 में सरकार द्वारा कहाँ पर कितना व्यय किया जाएगा, कितना सरकार की टारगेट है, उस सारी मतलब बातों को इसमें बजट में प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बजट की ऐसी चर्चा संविधान में नहीं किया गया, बस अनुच्छेद 123 में बजट की मतलब क्या इसे चर्चा किया गया। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया। तो चलिए इस बार के जो बजट से 25-26 वाला, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो इस बार का बजट है, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत की हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इस बार का बजट जो थीम है वो है सबका विकास। ये जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर पूछा मतलब प्रश्न देखने को मिलता है कि बजट का थीम क्या है इस बार का। तो काफ़ी छोटा सा थीम है इस बार का, सबका विकास। इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, देखिए देखिए इस बार का जो बजट है वो बजट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि देखिए जो बजट की जो थीम है वो है 50,65,03,45 करोड़। आप इसको शॉर्ट में 50,65,000 इसे याद कर सकते हैं, 50.65 लाख करोड़। देखिए जो बजट होता है, बजट को आप दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, फिर होता है एक राजस्व प्राप्तियाँ, फिर होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ। इस प्रकार हम देखेंगे तो इस बार यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए राजस्व प्राप्तियाँ मतलब सरकार के द्वारा कहाँ से मतलब आय की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो देखिए इस बार के राजस्व प्राप्तियाँ जो है वो 34,20,04,09 करोड़ है। ठीक है, और जो पूंजीगत जो प्राप्तियाँ है 16,44,09,936 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति थी। आपको याद करने के लिए जैसे 50 करोड़ का कुल बजट है, इसमें 34 और 16 याद कर लेंगे तो टोटल आप ऐसे भी गेस कर देंगे। अगर पूछेगा तो ऑप्शन में रहेगा 34-16, तो आप इसमें यहाँ पर लगा देंगे। मतलब आपको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहेगा, फिर भी आप यहाँ से कर लेके जाएंगे। 34 याद कर लीजिए और 16 याद कर लीजिए। जो राजस्व प्राप्ति है 34 है और जो पूंजीगत प्राप्ति है वो है 16। फिर इस पर हम आगे बढ़ते हैं तो जो देखिए फिर हो गया कि राजस्व खर्च सरकार द्वारा कहाँ खर्च किया जाएगा। फिर हो गया पूंजीगत खर्च, फिर सरकार का पूंजीगत कहाँ खर्च करती है, यहाँ याद कीजिए 39, 44, 3 डिजिट में याद कर लीजिए। जो पूंजीगत खर्च है और जो राजस्व खर्च इसको आप डिजिट में याद कर सकते हैं। जो राजस्व खर्च है उसको याद कीजिए 39,11,325 करोड़। ठीक है, और जो पूंजीगत खर्च है उसको याद कीजिए 11,31,090 करोड़। आपको इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 50 टोटल बजट है तो इस 39 और 11 टोटल होगी कितनी 50 होगी। इस पर जैसे राजस्व प्राप्ति है, आप देखिए एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए जो राजस्व प्राप्तियाँ हो गया, फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो राजस्व प्राप्ति होगी 34 और फिर पूंजीगत प्राप्ति होगी कितना 16, और टोटल मिलाकर कितना हो गया 50। अपना बजट तैयार हो गया। तो इसे याद कर रहे हैं, राजस्व प्राप्ति 34 और पूंजीगत प्राप्ति 16। उसी पर देखिएगा जो राजस्व खर्च है वो हो गया 39 और पूंजीगत खर्च हो कितने 11, तो टोटल मिलाकर 50 हो गया। टोटल बजट तैयार हो गया। इस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं इधर। देखिए इस बार का जो राजकोषीय घाटा जो है, देखिए राजकोषीय घाटा इस बार का कितना है। जो हमेशा राजकोषीय घाटा होता है जो सरकार द्वारा कितना, जैसे बाहर से जो लोन लिया जाता है ना, जो जैसे 10 रुपया, जैसे हमारी जो इनकम है, जैसे हमारी इनकम है 100 रुपया। ठीक है, और हम अगर खर्च करते हैं 105 रुपया, तो जो 5 रुपया हो जाता है ना वहीं राजकोषीय घाटा हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए सरकार बाहर से मतलब लोन लेती है। तो जो इस बार का जो राजकोषीय घाटा है इस बार का 4.8% है। 2000 कब की है ये बात हो जा रही है 2024-25 की अगर देखा जाए कि राजकोषीय घाटा कितनी है तो 4.8% है। क्वेश्चन पूछेगा कोई भी एग्जाम, वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि इस बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना परसेंट है जीडीपी का, तो यहाँ बताना कितना 4.8%। अगर इसको अगर पूछता है अगर नंबर में, इसको बताना है 15,59,527 को। इसकी संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि इसकी संभावना हमेशा कम रहती है। कितना क्या हमेशा परसेंटेज में ही पूछ लेता है कि कितनी जो जैसे राजकोषीय घाटा वो कितना है। तो इस जो राजकोषीय जो घाटा है वो है 4.8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया राजकोषीय घाटा। फिर अभी 25-26 का आप देखेंगे तो 4.4% है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 24-25 का राजकोषीय घाटा कितना है तो 4.8%। अगर पूछेगा कि 25-26 का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है तो 4.4% है। इसको आप लोग याद कीजिए, पूछेगा हमेशा कि राजकोषीय घाटा कितना है तो 4.8%। फिर 25-26 का पूछता है तो 4.4%। इसको आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि राजकोषीय घाटा कितना है। ठीक है, इसी प्रकार हम राजस्व घाटा की ओर चलते हैं। देखिए राजस्व घाटा कितना हुआ है
देखिए इस पर का जो राजस्व घटा हुआ है 24-25 का जो राजस्व घटा हुआ बनता है 1.9%, टोटल जीडीपी का 1.9% है। लेकिन इसी पर 25-26 का देखा जाए तो 1.5 राजस्व घटा है। ठीक है, तो इसी पर देखिए 2025-26 का देखेंगे तो राजस्व राजकोषीय घटा 4.4% और 2000 फिर अगर 24-25 का देखेंगे तो 4.8% है। उसी पर देखें राजस्व घाटा 1.9% है और 25-26 में 1.5% है। तो यहाँ तक हम लोग याद मतलब देख लिए राजस्व प्राप्तियाँ, फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व खर्च, फिर पूंजीगत खर्च, फिर राजकोषीय घाटा, फिर पूंजीगत घाटा। इस यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा आप, मैं जितना करवा दे रहा हूँ यहाँ से अब बजट को लेकर के, आप यहाँ से निश्चिंत होइए। इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए इस वीडियो को, मैं ताकि इसको बहुत बारीकी से जो भी बजट से जो मैंने इस जो मैं ये जो मतलब कंटेंट तैयार किया हूँ, मैं 2-3 मतलब कंटेंट 2-3 बुक द्वारा इसको मैं बनाया हूँ। और काफ़ी मतलब ये समझ पूरा क्रॉक्स है, क्योंकि इससे बाहर बजट से मतलब कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी आता ही नहीं है, और जो भी एग्जाम है इसके अंदर ही कुछ भी पूछेगा। ठीक है, देखिए आगे हम इस पर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इस बार का जो बजट है ना, उसको विकास के रूप में काफ़ी मतलब डिनोट किया गया है। देखिए विकास के इंजन इस बार का जो बजट है इसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है कि कृषि, सरकार कृषि पे ध्यान देगी। दूसरा है निवेश, तीसरा है एमएसएमई और चौथा है निर्यात। जो सरकार है इस बार इस बजट में बजट को 4 भागों में बांटी है, जिसमें से पहला है कृषि, दूसरा है निवेश, तीसरा है एमएसएमई, चौथा है निर्यात। इसको याद कीजिए, ऑप्शन में सरकार ऑप्शन आयोग पूछेगा कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और महिला। देखिए तो आपको एलिमिनेट करना है कि इसमें जो महिला है वो उसमें मतलब सरकार ध्यान दे, लेकिन यहाँ इंजन के रूप में यहाँ पर महिला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ याद कर लेना है कृषि, निवेश, एमएसएमई और निर्यात। इसको सीरीज में याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आप देखिएगा, कोई भी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने की प्रबल संभावना रहती है यहाँ पर, कृषि, निवेश, एमएसएमई और निर्यात। देखिए आपको हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब कृषि को देखेंगे। ठीक है, एक मतलब कृषि को पूरा हम लोग पूरा डिटेल करेंगे, कृषि में क्या बजट में कौन कौन से क्या क्या है बजट में चर्चा किया कृषि से रिलेटेड, जो एग्जाम में हमारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिएगा एक स्कीम आया था पीएम धन धान योजना। ठीक है, तो जिसका देखिए पीएम धन धान योजना आप याद कीजिएगा, गौर से देखिएगा। इसका उद्देश्य है उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल के विविधीकरण करना, गुणवत्ता में सुधार करना, मतलब जैसे फसल को लेकर के जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका समाधान करना। ठीक है, इसके लिए सरकार द्वारा 100 जैसे जितने देश में 100 जिला है वो स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें कृषि के विविधीकरण और फसलकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कृषि के माध्यम से हमारी जो सरकार की जो आय है उसमें वृद्धि किया जा सके, किसानों को लाभ पहुँचाया जा सके। देखिए इसके माध्यम से कृषि धन धान योजना के माध्यम से किसान भाइयों को 1.7 करोड़ जो किसान हैं उनको इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि धन धान योजना के तहत कितने जिलों के शामिल किए गए। तो आप यहाँ से निकालिए क्वेश्चन को 100 जिला। अगर क्वेश्चन कितना किसानों को प्रॉफिट होगा तो 1.7 किसान को प्रॉफिट होगा। चलिए इसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कपास मिशन चलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए कपास मिशन आजकल जो वस्त्र हो रहे हैं उसे कपास जो सूती वस्त्र होते हैं, जिसे हम लोग बंगाल से इसको निर्यात करते हैं। ऐसा देखा जाए तो कॉटन में सबसे पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वहाँ पे। तो देखिए कपास को लेकर के काफ़ी सरकार क्या है इसे अच्छी कवायद कर रही है, कपास मिशन चला रही है, जिसके माध्यम से कपास मिशन के लेकर के 6 वर्षीय अभियान चलाया जा रहा है। कितने वर्षीय? 6 अभियान। देखिए इसी प्रकार सेम अगर सरकार देखेगी तो दलहन को लेकर के दलहन मिशन भी चला रही है सरकार, क्योंकि दाल में हम लोग आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए देखिए भारत जो है ना दाल को उपभोग में सबसे अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा दाल को उपयोगकर्ता भारत ही है। उत्पादकता में भी भारत का स्थान काफ़ी अच्छा संतोषजनक रही है। लेकिन इसमें दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 3 फसल है, तूर है, उड़द है और मसूर है। इसमें आत्मनिर्भरता इसमें बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दलहन मिशन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। देखिए तो यहाँ आयोग क्या खेलेगा, देखिए जो दलहन मिशन है वो 6 वर्षीय है, जो कपास मिशन है उसमें 5 वर्षीय है। तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ स्टार लगा दीजिए, जो कपास मिशन है वो 5 वर्षीय है और दलहन वाला 6 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की मतलब संभावना बनता है, क्योंकि वो आयोग पूछ देगा कि मतलब 5 वर्षीय थी कि 6 वर्षीय थी। ठीक है सॉरी, चलिए इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जा रहा है, क्योंकि बिहार जो है ना देश में सबसे 85% अगर मखाना का उत्पादन होता है तो केवल अपने बिहार में होता है। इसको मखाना के उत्पादन, संवर्धन और प्रसंस्करण के लिए बिहार में भी मखाना बोर्ड की स्थापना किया है। इसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया। ठीक है, आप वहाँ से बिहार आप लगा दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। देखिए जो भारत जो मत्स्य उत्पादन में सेकंड स्थान पे, ये बजट में मतलब लिखा गया बजट में कि जो भारत में है मत्स्य उत्पादन में सेकंड स्थान है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो क्वेश्चन पूछे कि जो इंडिया जो मत्स्य में उसका स्थान क्या था, उसमें आप लगा देंगे सेकंड स्थान है। ऐसे पूछने की इसकी संभावना बन जाती है। देखिए कृषि से एक छोटा सा फैक्ट उसमें दिया था कि केसीसी ऋण के तहत जैसे कोई भी व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, इसमें सरकार जो आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसको आप उस फसल के बदले अगर आपका फसल खराब हो जाता है तो उसके लिए सरकार एक मुआवजा राशि देती है। ठीक है, जैसे बाढ़ आ गया,
सूखा हो गया, तो उसके लिए सरकार एक जो भी मतलब सरकार उस समय होती है वो मतलब एक जो भी मुआवजा होता है वो सरकार कोशिश करती है कि प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो जो पहले था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो पहले 3 लाख था और 5 लाख रुपया उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा केसीसी के तहत जो पहले 3 लाख सरकार देती थी उसकी जो मुआवजा राशि उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपये कर दिया। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार चलिए हम कृषि जो भी है उसको हम लोग आपको रिविजन करवा देते हैं। धन धान योजना का पास हो गया 5 साल के लिए, दलहन हो गया 6 साल के लिए, बिहार मखाना बोर्ड हो गया जो भी हो, ठीक है। ये केसीसी को 5 लाख कर दिया गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करवाते हैं क्योंकि तो जो बजट है इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए दूसरा हम लाते हैं। दूसरा इंजन था ना, जो दूसरा इंजन जैसे 4 इंजन था ना, तो उसी का जैसे पहला हो गया कृषि, दूसरा हो गया दूसरा एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। देखिए विकास का अगर इस बार देखा जाए ना तो विकास का सेकंड इंजन के रूप में माना जाता है। सरकार इसको विकास का सेकंड इंजन मानती है क्योंकि निर्यात में इसका केवल 45% इसका योगदान केवल एमएसएमई का है। इसका देखिए रोजगार 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार एमएसएमई दे रहा है। अगर विनिर्माण के क्षेत्र में देखा जाए तो 36% योगदान केवल एमएसएमई का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, तो इसमें काफ़ी इतनी सारी एमएसएमई को लेकर के बात की गई बजट में। निर्यात 45%, रोजगार 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार, 36% निर्यात है। अब एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है बनेगा। देखिए जो एमएसएमई है इसको जो एमएसएमई है ना, इसको देखिए अभी इसको मतलब इसका डिफिनेशन को चेंज किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इस बार का निवेश अभी नया जो डिफाइन किया गया है, कोई भी अगर कंपनी जो एमएसएमई के क्षेत्र में अगर कोई कंपनी सूक्ष्म उद्योग है, अगर निवेश करती है 2.5 करोड़ रुपये तो वो सूक्ष्म हो जाएगी। अगर उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ है तो क्या कौन से हो गए, वो सूक्ष्म उद्योग उसका दर्जा दिया जाएगा। अब याद कीजिए सूक्ष्म में 2.5 करोड़, लघु में 25 करोड़ और मध्यम 125 करोड़। इसको इस प्रकार आप याद कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था एक बिहार में एग्जाम होता है एएसओ, उसके यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया था और ये वाला एक है यहाँ लिख दिया था, तो यहाँ इसकी एक गलत है स्टेटमेंट वाला। वहाँ पे याद कीजिए जो निवेश होगा 2.5, 25, 125 ऐसे याद कीजिए, फिर 10, 100, 500 ऐसे आप लोग याद कीजिए, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखिए एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए फिर यहाँ पर होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सरकार की तरह देखिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिया गया, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे फैक्ट्स को। देखिए स्टार्टअप के लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपये मतलब जिस एमएसएमई, ठीक है, उसी के अंतर्गत जो अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है, अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सरकार 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। छोटे छोटे जो जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप उनको मतलब प्रोत्साहन राशि के रूप में देता है, ब्याज के रूप में, तो उसके लिए सरकार जो है ना 10,000 करोड़ रुपये मतलब इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसमें, देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में, ये सरकार जो स्टार्टअप के लिए कितने रुपये खर्च करिए, तो 10,000 करोड़ रुपये, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट है, 100% देखिए जो जल जीवन मिशन है उसको जो टाइम पीरियड है 2028 तक जो है ना 100% मिशन कवरेज करने का टारगेट किया गया, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जल जीवन मिशन है उसका टारगेट क्या था। आप सिंपल 2028 मार के आगे बढ़िए, याद कीजिए जल जीवन मिशन का जो टारगेट है 2028 तक है, आगे बढ़िए। देखिए इस पर देखें तो परमाणु ऊर्जा विकास में 100 गीगावाट जो है ना खुद इंडिया उसका उत्पादन करने के लिए उसका जो टारगेट है 2047। देखिए ये जो डाटा दिया हुआ ना ये बजट में चर्चा किया गया, ठीक है ना। तो इसका पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है क्योंकि बजट में इसका चर्चा किया गया कि जो जल जीवन मिशन है 2028 तक है और जो परमाणु ऊर्जा विकास जो है वो 100 गीगावाट 2047 तक इसका मतलब चर्चा, मतलब 2047 तक इंडिया इसको प्राप्त कर लेगा। चलिए इस पर यहाँ पर स्टार्ट लगी, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पूछने की संभावना बन जाती है। चलिए इसको यहाँ देखिए, एक फर्स्ट टाइम इंडिया में जो हो रहा है ST वुमन उद्यमी के लिए 5 वर्ष के लिए टोटल जो सरकार ने 2 करोड़ रुपया का ऋण मतलब दिया है आज तक ST के प्रोत्साहन के लिए। एक आगे भी पिछले साल बजट में आया था जनजाति के उत्थान के लिए बजट, मतलब जो भी महिलाएं होती है इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी होती है उनको सरकार आज वर्तमान में काफ़ी प्रोत्साहन कर रहा है ताकि जो भी व्यक्ति आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, जिससे देश का विकास हो। इसके लिए इसके सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपया फर्स्ट टाइम ST वुमेन्स के उद्यमी के लिए खर्च किया, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकार जो है 20,000 करोड़, देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सरकार जो है ना 20,000 करोड़ रुपया इंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। 20,000 करोड़, तो यहाँ देखने को मिलेगा वो कितना 20,000 करोड़ रुपया इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के नवाचार और अनुसंधान के लिए खर्च किया। चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक स्कीम है भारत, देखिए एक आपको स्कीम मिलेगा भारत नेट प्रोजेक्ट कार्यक्रम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्ट लगा लीजिए यहाँ पे भी क्योंकि बजट में इसकी चर्चा किया गया है। भारत नेट परियोजना इसमें क्या होगा, ऑल जितने भी सरकारी माध्यमिक स्कूल हैं उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ठीक है। तो पूछेगा भारत नेट, आप याद करें नेट मतलब इंटरनेट तक, कहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें इसको लगाना है, ठीक है। फिर आगे एक है क्या स्कीम है भारत भारती भाषा पुस्तक योजना। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल जितनी भी भाषा है उसको डिजिटलीकरण करने के लिए भारत भाषा डिजिटल स्कीम मतलब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे फैक्ट्स और एक छोटा सा फैक्ट उसको देख लेते हैं। सरकार द्वारा यहाँ पे स्टार्ट लगा लीजिए, सरकार AI और 500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। आज के जमाने AI काफ़ी मतलब चर्चा में रहा है। चर्चा जो प्रथम सम्मेलन होता है BLHC में जो UK में हुआ था AI को लेकर के, जिसमें अपना ऑनलाइन मीटिंग में मोदी जी इसको क्या वर्चुअल रूप में मीटिंग में शामिल हुए थे। तो आज जो देश
एआई के देश में, एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसमें मतलब काफ़ी उसकी क्या साइंस टेक में उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। तो भारत सरकार अभी उसी कवायद को शुरू करते हुए 500 करोड़ रुपये की एआई में खर्चा किया हुआ, ठीक है। इसको आप याद रखिए, यहाँ से आपको पूछ देगा कि एआई में कितना खर्च किया था, 500 करोड़ रुपये, ठीक है। इस पर देखिएगा, राज्य गवर्नमेंट ने 50 वर्ष के लिए देखिए सरकार जो राज्य सरकार को प्रोत्साहन के लिए सरकार तो 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया है कि आप 50 वर्ष के लिए हमसे पैसा लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसमें ब्याज जो होगा, एक ब्याज इसका मुफ्त ब्याज है, इसमें आपको कोई ब्याज वगैरह की देने का आवश्यकता नहीं है। 50 वर्ष में आप इसको लौटा दें, मतलब सरकार द्वारा, ये केंद्र सरकार की स्कीम है कि आप इसमें इतने 1.5 लाख करोड़ की आप लीजिए और उसमें आगे बढ़ाइएगा। चलिए इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि भारत भाषा देखिए आगे यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछने के संबंध में। भारत ज्ञान भारत मिशन, ठीक है, ज्ञान भारत मिशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञान भारत मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो पांडुलिपि का सर्वेक्षण करना, दस्तावेजीकरण करना और उसका संरक्षण करना। वर्तमान समय में 1 करोड़ से अधिक जितनी पांडुलिपियाँ है ना, जैसे पुराने समय जितने जैसे पांडुलिपि पर कोई भी राजा शासक था, जो भी कोई भी संदेश देना होता था, मतलब वो क्या शिलालेख पे लिखवा देते थे या अभिलेख लिखवा देते थे, उसी पर पांडुलिपि पर जब बहुत सारी चीज़ें जिसका क्या अंकन किया गया, तो सरकार उसको क्या करें, उसका संरक्षण करने के लिए एक स्कीम चला दिया है, ज्ञान भारत मिशन, जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि का संरक्षण उसमें ऐड कर दिया गया और उसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यहाँ स्टार्ट लगेगी क्वेश्चन, कोई भी बिहार कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस से यहाँ पूछ लेगा कि किस राज्य कहाँ पर बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाता है, बेटा पटना के पास में ही बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा हो गया, तीसरा इंजन जो है, ये जो तीसरा इंजन हो वो निर्यात है, ठीक है, क्योंकि सरकार जो निर्यात पर काफ़ी बोल दे रहा है, ताकि इसे जो जितना भी निर्यात करेंगे उससे अपना क्या एफडीआई आएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगा, जिससे देश की क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, देश में इंडिया क्या होगा, पावरफुल होगा। इसके लिए निर्यात में काफ़ी मतलब सरकार अपना अथी कर रही है। तो इसके लिए भारत नेट कार्यक्रम चला रही है, ठीक है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत एकीकरण जितना भी लॉजिस्टिक है उसका जितना भी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है उसका विकास कर रही है। इसके लिए क्या करे, भारत नेट कार्यक्रम चला रही है, ठीक है। एक भारत सरकार जो विवाद से विश्वास योजना लिखे क्वेश्चन पूछेगा, ये हाल ही में चर्चा में रहा विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित, आप उसमें खोजिएगा टैक्स में सुधार, जो भारतीय टैक्सेशन प्रणाली उसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा इस विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ लगा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो बीमा क्षेत्र, देखिए यहाँ पे स्टार्ट लगाइए आप क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई पहले 74% था, इसको अब 100% कर दिया, और कोई भी विदेशी है जो बीमा क्षेत्र में अपना करके इन्वेस्टमेंट में 100% करता है, ये मतलब बहुत बड़ी है, सरकार के द्वारा ये किया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ से हमेशा देखिए पूछेगा कि अगर कोई इसमें यहाँ गलत होने के हमेशा चांस है कि, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को सोचेगा कि यार अगर भारत प्राइवेटाइजेशन भी करेगा ना तो 51% शेयर देता है, लेकिन यहाँ बोल रहे कि 100% जो एफडीआई बीमा क्षेत्र में, याद कीजिए कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया है। यही पूछेगा यहाँ से, इतना में, या तो पूछेगा विवाद से विश्वास या वाला पूछेगा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई 100% कर दिया। चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा, तो देखिए हम लोग जो अपना जो निर्यात था वो हम लोग चारों मतलब पर जो चार थे ना, हम लोग चारों पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो सरकार का सबसे पहले पैसा कहाँ से था। देखिए मैंने बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, जो सरकार के 4 जो आयाम थे, जैसे कृषि था, निवेश था, एमएसएमई और कृषि निवेश था, तो इसको चारों हम लोग काफ़ी डिटेल रूप में हमने कर लिए हुए, क्योंकि यहाँ से हम जितना करवा दिए चारों डिटेल, चारों जो उसके जितने आयाम थे, इंजन थे, उसको हम लोग पीछे ऊपर हम लोग पढ़ लिए हुए, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग एक बार, इस वीडियो को लेक्चर को धीरे मतलब स्लो करके, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा धीरे करके 1-2 बार इसको क्या कीजिएगा, सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है, सुन लीजिए। आप लोग बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पर या मतलब नीचे इस वीडियो को पिंच कर दूँगा, ठीक है। इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा। अब पूछेगा कि सरकार, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सीरीज में पूछेगा, सीरीज लगाएगा कि ऊपर से क्वेश्चन दे देगा कि सरकार कहाँ रुपये खर्च करती है, ठीक है। और 1-2-2-3 ऐसे ही करके स्टेटमेंट आप लोगों को बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा सरकार जो खर्च करती है ना, उधार और अन्नदेयता से, सरकार को सबसे ज़्यादा रुपया यहीं से आता है, बाहर से उधार लेता है या कहीं ना कहीं से आता है। तो सरकार सबसे ज़्यादा अगर पैसा कहीं से लेती है ना तो उधार लेती है। देखिए ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार हमारी जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा रुपया हम लोग कहाँ से लेते हैं, उधार कहीं ना कहीं से उधार लेते हैं। दूसरा हम लोग इनकम से आता है, हम लोग आज जो हम लोग को इनकम टैक्स लगता है उस पर से आता है। फिर तीसरा है जीएसटी, ठीक है। आजकल जीएसटी की काफ़ी आजकल चर्चा में, जीएसटी दर काफ़ी सरकार द्वारा अभी वर्तमान समय में घटा दिया है, ये काफ़ी अभी चर्चा में बना हुआ है, तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। जीएसटी पर सरकार से कितना रुपया आता है, 18% जीएसटी आता है। और चौथा नगर के जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का, यहाँ से 17% आता है। चलिए एक बार इसको हम रिवीजन करते हैं। सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा रुपया आता है 24% अन्नदेयता से, कहीं से उधार लेता है। दूसरा का इनकम से 22%, तीसरा का जीएसटी 18% और कॉर्पोरेट टैक्स अर्थात निगम कर 17%। इस चीज़ को आप याद कीजिएगा, ठीक है। 24, 22, 18, 17। इस पर रुपया कहाँ जाता है, सरकार का रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है। देखिए पहले सरकार जो था ना, सबसे पहले ब्याज में सबसे ज़्यादा रुपया देता था, लेकिन इसमें सरकार सुधार किया है और टैक्स दे रहा है और राज्यों का हिस्सा इसमें सबसे ज़्यादा है। तो 22% जो पैसा है ना, जैसे 100 में 22% रुपया जो राज्य को मतलब केंद्र सरकार है ना, वो राज्य को भुगतान के रूप में दिया है। जैसे योजना हो गया या ऋण के रूप में दे रहा है। जैसे ऊपर हम लोग पढ़े ना, सरकार जो है ना 1.5 लाख करोड़
रुपया मतलब 50 वर्षों के लिए मुफ्त ऋण दे रहा है। आप लोग अपने अपने राज्य में ले जाइए, इसको इन्वेस्टमेंट कीजिए और 50 वर्षों में रिटर्न कीजिए ब्याज मुक्त। ठीक है ना। तो ये सरकार की अच्छी पहल है कि सरकार जो है ना इसमें क्या खर्च कर रहा है। दूसरा है ब्याज, ठीक है ना। ब्याज में जाता है कहाँ पे 20%, देखिए ब्याज में जाता है। यहाँ देखिए 24% उधार लेते हैं तो ब्याज तो जाएगा ही ना, देखिए वहाँ से रेट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स में जाता है 22% रुपया, उसको ब्याज से जाता है 20 रुपया, और केंद्र सरकार की योजना 16% है, ठीक है। आजकल देख रहे हैं कितने लोक लुभावनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज के चुनावी माहौल का समय आ गया है ना, तो सरकार क्या करेगी कि अपने राजनीति में रहने के लिए तो लोक लुभावनी वादे करेंगी ना, ठीक है। तो उसको लेकर के देखिए केंद्र सरकार की योजना है ना 16% यहाँ जा रहा है। फिर रक्षा में कितनी 8% जा रही है। तो देखिए एक बार इसको याद कर लेते हैं, सिलसिला देखिए टैक्स में सरकार की कितने रुपये जा रहा है, टैक्स में 22%, ब्याज में 20%, केंद्र सरकार की योजना 16% और रक्षा में 8%। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग को याद हो गया होगा, कभी मैं कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ खुद मुझे याद हो गया, आप लोग को भी मुझे अनुमान है कि आप लोग को याद हो गया। देखिए पहले क्या था ना, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा सा फैक्ट है। किराए पर पहले TDS वार्षिक पहले 2,40,000 था, ठीक है। किराए पर TDS था ना जो पहले 2,40,000 उसको बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया, ठीक है। सरकार के इनकम के लिए सही है, जो जितने भी किराया जितने भी जो घर पे रेंट देते हैं उनके लिए पहले TDS लगता था 2,40,000 रुपये, अब उसको बढ़ा करके 6 लाख रुपये कर दिया गया। सरकार के लिए सही है, बढ़िया काम है, इस सरकार की सही अच्छी पहल है, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कुछ मैंने फैक्ट्स डाला, इसको आगे देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ कुछ फैक्ट्स इसको हम लोग देख लेते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। देखिए केंद्र सरकार द्वारा कैंसर के लिए जीवन रक्षक 36 बीमारी इस FDA फ्री कर, सॉरी सीमा शुल्क फ्री कर दिया है। अगर कहीं से विदेश अगर कैंसर की दवाई आती है तो उसमें अगर जो सीमा शुल्क उसको फ्री कर दिया है, उसमें कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। याद कीजिए कि सीमा शुल्क कोई नहीं लगा इस पर, कैंसर के लिए 36 दवाइयों पर, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी पर पूरी तरीके से क्या कर दिया, फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए जितने हस्तशिल्प निर्यात जैसे मान कोई व्यक्ति जो कपास से लेकर सूती वस्त्र बनाता है या हस्तशिल्प निर्यात करता है, तो पहले उसका जो अवधि था ना, जैसे हम नहीं कोई भी हम लोग वस्तु खरीदते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट होता है 2 साल 3 साल। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति हस्तशिल्प निर्यात करता है तो उसकी अवधि पहले 6 महीने थी। तो मान लीजिए कोई जैसे गाँव दूर दराज के व्यक्ति कोई भी वस्तु बनाता है, वो निर्यात करने में से 6 महीने ज़्यादा लग गया, तो उसकी अवधि क्या कही है सरकार ने, उसको बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया। आप 1 वर्ष तक भी उस वस्तु को आप बेच सकते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा पहले सरकार द्वारा जिस इंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे रहा है ना, तो छोटे छोटे उद्यमी के लिए सही है, 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिएगा, ठीक है। देखिए 12 लाख तक, देखिए यहाँ पर आइए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी ये बजट में जो भी मध्यम परिवार के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देने, कोई टैक्स कर सकते नहीं है। जो अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उनको 75,000 रुपये उसको रिलैक्सेशन दिया माना कटौती के रूप में। अर्थात अगर कोई जॉब जो सरकारी जॉब में है तो उनको 12,75,000 तक उनको 0 टैक्स लगेगा। उसके ऊपर जाते हैं तो ये जो टैक्स स्लैब है इस रूप में, अगर कोई व्यक्ति अगर 0 से 4 लाख कमाता है 0%, और 4 से 8 लाख में 5%, और 8 से 12 में 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 लाख 20%, और 24 से 25%, 24 लाख से कोई व्यक्ति ज़्यादा उसको 30% लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, क्या स्टेटमेंट दे देगा और ये वाला इसमें दे दे कोई इधर उधर चेंज करके, क्योंकि यूपी में हमेशा देखने को मिलता है, ये वाला पूछ सकता है। इधर देखिए 8 से 10 लाख कमाने व्यक्ति यहाँ दे देगा 20% दे देगा, या सीरीज मिलाने को दे सकते हैं यहाँ पर। इसको देख लीजिए बड़ा, मतलब आप इसको अच्छे से मतलब इसको ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है। और देखिए सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ किया, देखिए सरकार का सबसे जो 4 टॉप स्कीम उस पर खर्च करती है सरकार, PM गरीब कल्याण योजना, यहाँ पर 2,03,000 करोड़ यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। मनरेगा याद की 86,000 करोड़ मनरेगा पर खर्च किया जाए। जल जीवन मिशन इस पर 67,000 करोड़। जल जीवन मिशन देख रहे हैं, जल जीवन उसको जो टारगेट था 2028 तक बजट में दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ से याद कर सकते हैं, वहाँ 28 था, यहाँ पर 67 है। तो जल जीवन मिशन 67। अब PM किसान में कितना है 63,500 रुपये, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा खर्च करें PM गरीब कल्याण योजना पर, दूसरा मनरेगा पर, तीसरा जल जीवन मिशन, चौथा PM किसान योजना, ठीक है। और देखिए सबसे खर्च इधर भी देख लिया, रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है 4,91,732 रुपये। फिर शिक्षा पर देखिए, शिक्षा पर 1,28,000 रुपये खर्च कर रही है। फिर देखिए कृषि पर 1,71,000 है। देखिए कृषि यही दुर्भाग्य हमारे देश में, कृषि पर ज़्यादा खर्च है और उसमें शिक्षा में कम खर्च है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर 1,28,000 रुपये शिक्षा में खर्च किया गया, वहीं कृषि में 1,71,000 रुपये का। खैर हम लोग को एग्जाम पास करना है, इस पर राजनीति नहीं करनी है। हम देखिए रक्षा में कर रहे 4,91,000 रुपये, शिक्षा में याद किया शिक्षा 1,28,000 रुपये, कृषि 1,71,000, मतलब शिक्षा कम है कृषि ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि कृषि में लोग ज़्यादा कृषि में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं। जो कृषि में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ 1,71,437 रुपये, और शिक्षा में 1,28,000 रुपये, स्वास्थ्य में 98, 100 से कम है 98, स्वास्थ्य में 98, और रक्षा में सबसे ज़्यादा 4,91,000, ठीक है। इस प्रकार मतलब आप लोग देखेंगे पूरा हम लोग बजट, मैंने जितना बजट आप लोग करवा दिया, मैंने पूरा बजट का जितने क्रॉक्स होते हैं मैंने बजट को पूरा मैंने अपने तरीके से पूरा करवा दिया। PCS या कोई भी एग्जाम यहाँ पर इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों को मतलब इतना श्योर बोल दूँ, इस वीडियो को ये 3 से 4 बार आप देख लीजिए, मतलब 2K स्पीड में देख लीजिए आप लोग। कुछ आपको लगता है तो इसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की मतलब 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 70 से 80% जो भी बजट से क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से इस वीडियो मात्र जो 30 मिनट की वीडियो है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए ये आपका ही चैनल है जो पाठशाला टॉक्स है,
तो मैं आप लोग क्या ही बोलूँ, आप लोग सब जानते ही हैं, ये पाठशाला टॉक्स आप ही का है और इसको आप लोग प्यार कीजिए, आगे बढ़ाइए, दोस्तों के शेयर कीजिए, ताकि मैं जैसे अभी बजट करवा दिया, ठीक है, आने से मैं इकोनॉमिक सर्वे करवा दूंगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट करवा दूंगा, मतलब करंट के जितने भी टॉपिक ईपीपीसीएस है आने वाले एग्जाम होने वाले 10 तारीख को, जो भी है 10-11 तारीख को, तो उसके लिए मैं जितने भी टॉपिक है सिलेक्टेड टॉपिक, तो मेरे जो मैं जो करवा रही हूँ इसमें तो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, यहाँ से आप लोग कीजिए, विश्वास कीजिए एक बार मेरे पे, जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो मेरा जो कंटेंट है काफ़ी, मतलब मैं काफ़ी सर से रिसर्च करने के बाद ही कंटेंट लाया हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में ऑनलाइन जो है ना प्लेटफॉर्म, अगर आप रिसर्च करके नहीं लाएंगे तो आपका मतलब नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग इस पर रिसर्च करके नहीं लाते हैं। तो इसको आप लोग प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, इतना देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।